करना था अपने को पीरियोडिक टेबल का। तो जो जो आपको डाउट्स हैं वो बता देना मेरे को, वो अपनी कर लेंगे, ठीक है। मैं बढ़िया। जी गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी। तो कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो बता देना ना। बताते हैं जी। 7 पीरियड्स कैसे हुए? एक मिनट। मैं पिक दिखा देता हूँ आपको, मतलब कैसे क्या कुछ होता है। हाँ जी, टेस्ट का रिवीजन ही कर रहे हैं अपने। एक मिनट, वो थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए आपको वॉइस में भी थोड़ा अगर हुआ तो बता देना ना। पीडीएफ नहीं मिला? मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। हाँ जी, अगर पीडीएफ आपको नहीं मिला तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड ही कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी। तो आपका डाउट था कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स कैसे होते हैं, तो उस चीज को देखो आप। जैसे कि यहाँ पे अपने पास में ये पीरियोडिक टेबल है,
दिखाई दे रहा है सभी को? ये वाली पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडली पीरियोडिक टेबल ही है। और इसमें कुछ एलिमेंट जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये अपने पास में नीचे आए थे 7th पीरियड में, तो इसलिए वो टोटल अपने पीरियड्स काउंट करने होते हैं, तो टोटल में 7 आते हैं। वैसे तो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल यहाँ तक दिखाई देती है अपने को, ठीक है। तो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल कहाँ पे होती है? यहाँ तक शो करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी नीचे कुछ एलिमेंट्स आते हैं, तो उन एलिमेंट्स की वजह से अपने क्या बोलते हैं, उसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखना। एक मिनट। हाँ जी सक्षम। सर जैसे हमने कहा था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप हाँ जी। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, फिर जो बाकी हैं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी भी होती है नहीं नहीं, इनकी जो नहीं डी होती। ब्लॉक? बस वो तीन की होती है। इनकी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, जो एनसीईआरटी में मेंडली पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है कि 6 पीरियड तक ही गिवन है, और 7th पीरियड अपने पास में गिवन नहीं है वहां पे, इसलिए वो आपको लग रहा है कि यहाँ पे 6 पीरियड होने चाहिए। तो 7th पीरियड में भी एक तो एलिमेंट्स आते हैं, वो इसलिए टोटल पीरियड्स लिखे गए हैं वहां पे, तो टोटल मैक्सिमम कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो उस हिसाब से वो। हाँ जी जतिन। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने जो पिक्चर दिखाई थी अभी, हाँ जी। सर उसमें 7 से ज्यादा था सर पीरियड। 7th ही होंगे, 7th थे। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे होता है, ये अपने पास में टोटल 6 पीरियड होते हैं यहाँ से, ठीक है। 6 पीरियड के बाद में एक और पीरियड आता है जिसमें थोरियम, यूरेनियम वगैरह ये आते हैं, तो इसलिए वो टोटल कितना 7th पीरियड हो जाते हैं अपने पास में, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, बाकी डाउट्स भी मैं बताता हूँ एक बार, 2 मिनट। टेस्ट का रिवीजन कर रहे हैं अपने, जब पीडीएफ नहीं मिला पीडीएफ दे देंगे आपको, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का 4th पॉइंट, एक मिनट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का 4th पॉइंट देखते हैं। हाँ जी, 4th पॉइंट ये रहा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यही पूछ रहे हो पॉइंट आप? 4th पॉइंट जसन बंसल। फिर कौन सा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का बात कर रहे हो या फिर अच्छा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का 4th पॉइंट, ठीक है। तो according to definition, transition elements, those elements which have the partially filled d orbitals in the neutral state or any stable oxidation state is called transition elements. According to this definition, zinc, cadmium, mercury and d blocks are the d block element but not transition elements. They have, देखो अपने पास में क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जो अपने पास में स्टेबल, एक तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हो और स्टेबल हो, ठीक है। और जिनमें पार्सली फील्ड अपने पास में क्यों डी ऑर्बिटल्स हो, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जबकि क्या होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी में क्या होता है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, और ये +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। +2 शो करने के बाद भी इनमें क्या होता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल। तो इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनको ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं कि अपने पास +2 ही शो करते हैं, +2 शो करने के बाद में फुल फिल्ड रह रहा है, तो इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। हाँ जी प्रणव। सर जो एस ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, हाँ जी। वो थोरियम और ब्रेकिंग करते हैं। क्या? मतलब जो थोरियम है वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है सर, वो क्यों है? वो एक्सेप्शन मतलब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ जाता है, मतलब आगे एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसी वजह से वो, मतलब जैसे कि होता है ना डी ब्लॉक में अपने पास में स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, यस सर। तो उसी टाइप में उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसलिए वो अपने पास वैसे आ जाता है।
एक बार सर फिर बता दो कैसे होती है इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली बात तो इतना आएगा नहीं, अगर आएगा तो अपने पास बस इतना ध्यान रखना कि जैसे डी में होते हैं 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए डी में 0 आ जाता है। ठीक है। एक मिनट, ये और कौन से थे? करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट का बेरिलियम में वैलेंसी 3 क्यों ली है? अच्छा, हाँ जी, ये अपने पास में होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट अपने पास में। तो आपने पूछा कि डाउटफुल एटॉमिक वेट में बेरिलियम की वैलेंसी 3 क्यों ली है? जी कहाँ पे है? जैसे कि यहाँ पे है, ये रहा, है ना। बेरिलियम का अपने पास में इक्विवेलेंट वेट होता है 4.5, ये ट्राइवेलेंट होता है तो उसके हिसाब से 13.5 आना चाहिए था, लेकिन बाद में अपने को पता चलता है कि करेक्शन करने के बाद में इट इज फाउंड द बेरिलियम एक्चुअली डाइवेलेंट। बेरिलियम की एक्चुअल में कितनी वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी होती है, तो बाद में अपने चेंज करके इसको क्या करते हैं, इसका वेट 9 आता है एक्चुअल में। तो बेरिलियम का वेट 9 होता है, पर अपने हिसाब से थ्योरी के हिसाब से क्या आ रहा था, 13.5 आ रहा था, लेकिन बाद में एक्चुअल में पता चला कि अपने पास में जो करेक्शंस हुए कि एक्चुअल में इसका डाइवेलेंट होता है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और तो इसलिए अपने पास में इसका कितना आता है, बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 आता है। ये करेक्शन अपने पास में इन एलिमेंट्स में करेक्शन किया था। ठीक है। और सर पीडीएफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फार्मूला रिपीट कर दो। बस जनरल फार्मूला वही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना है, बस वो आपको जनरली ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो आप वो जो लिखा हो उसको एक बार याद कर लो। और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने फिफ्थ पॉइंट किसका बताना है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना अपने बाद में करेंगे ना, मतलब वो टेस्ट में नहीं आ रही तो अपने उसको बाद में कर लेंगे, अगले नेक्स्ट टेस्ट में आएगा तब उसको रिवाइज कर लेंगे ना। हाँ जी पढ़ना। सर जो मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं इस ब्लॉक के, हाँ जी, वो कलर क्यों इम्पार्ट करते हैं? कलर क्यों इम्पार्ट करते हैं? जैसे अब कलर का ना ये सीन होता है, जैसे कि अपने पास में क्या होता है, वैलेंस सेल होता है, कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ऐसे कुछ, मतलब आप ऐसे मानो एनर्जी का लेवल्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या आता है, कंडक्शन बैंड में जाता है, और वापस जब इलेक्ट्रॉन वहां से वापस आता है तब वो कलर इम्पार्ट करता है। तो ऐसे मान सकते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी इजीली ऊपर चले जाते हैं, तो मतलब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड से अपने पास वैलेंस बैंड वापस आते हैं, तो अपने पास क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। और कलर कुछ इस टाइप में शो करते हैं, जैसे अगर जाते टाइम वो इस यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको, इंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड क्या होता है? ये बाद में आएगा ना, अभी मतलब वो चीज समझ में नहीं आएगी आपको, कलर क्यों, कलर वाला सिस्टम सारा पूरा बाद में आएगा कि कलर क्यों शो करते हैं, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड जाते हैं, और ये कलर भी कौन कौन से शो करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो आएगा अपने पास में, उसकी टेंशन मत लो। आगे देखो, यहाँ पे क्या था, एसपीडीएफ ब्लॉक की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना ना, जो आपको मतलब लिखा हुआ है वही एक बार याद ही करना और कुछ नहीं उसमें।
और ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं? देखो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए मान लो जैसे कि 2p1 अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2p1 में क्या होगा, 2 वहां पे पीरियड है और p अपने पास में ब्लॉक है, और p ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब p ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कौन सा, 13th ग्रुप होता है, तो वहां से अपना ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। पेनल्टीमेट सेल क्या होता है अपने पास में? पेनल्टीमेट सेल होता है कि इनर सेल, जैसे कि अपने पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 में, तो थर्ड वाला जो होगा, मतलब ऐसे कुछ आ रहा है ना, जैसे 4s1 में आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो थर्ड वाला सेल होगा पूरा उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। मतलब n-1 वाले सेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और n-2 वाले को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, और उसके बाद में पीएस जैसे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, डी ब्लॉक का थर्ड पॉइंट, डी ब्लॉक का थर्ड पॉइंट, एक मिनट, डी ब्लॉक ना, in a d block elements the electrons get filled up in the d orbitals in the penultimate cell। penultimate cell बताया था आपको अभी क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का फिफ्थ पॉइंट बताना, बता देते हैं, एक मिनट। डी ब्लॉक का थर्ड पॉइंट अपने पास में क्या था कि पेनल्टीमेट सेल अपने पास n-1 सेल होता है, जैसे कि अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में देखा जाए तो जैसे कि 4s2 में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, उसके बाद 3d1 3d2 3d3 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है? इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड अप इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट सेल, मतलब n-1 वाले सेल में फिल होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का फिफ्थ पॉइंट, transition elements because the extra stability which associated the empty half filled fulfilled subcell, there are the some apparent anomalies of the electronic arrangement in the transition is the empirical rule of the illustrated by the chromium and copper configuration in the d series of the element। जैसे कि इन्होंने ये बताया बस और कुछ नहीं, कि अपने पास में जो क्रोमियम और कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपने पास में स्टेबिलिटी के लिए, कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो वो क्या करता है कि अगर 3d4 आता है यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए वो s ब्लॉक में से जो s ऑर्बिटल्स था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ जाता है, ताकि वो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए जो कॉपर और क्रोमियम है उनका कॉन्फ़िगरेशन स्लाइटली डिफरेंट आता है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड वाले का टॉपिक का बाद के उसके थर्ड एग्जांपल, एक मिनट, जैसे ये था डिटरमिनेशन आरएन का वाला, ये वाला एग्जांपल बताना था आपको। तो यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? 6d4 में आया। तो वैसे तो आउटर सेल तो अपने पास में 7 था, तो पीरियड क्या आएगा? 7 आएगा, और ब्लॉक क्या आ गया? डी आ गया, और डी ब्लॉक में फोर्थ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्या था? 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 प्लस मतलब 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6 अपने पास में ग्रुप नंबर आ जाएगा। हाँ जी हरजोत सिंह। सर हमने भी ऐसे इसी का ही पूछना था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। मतलब यही ग्रुप नंबर पूछता ना? यस सर, पीरियड और ग्रुप देखो ग्रुप नंबर कैसे करते हैं अपने पास में, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है डी वाले में, तो डी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी वाला ग्रुप स्टार्ट कहां से? 3 से होता है, तो 3 4 5 6, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? 6th ग्रुप में आएगा, तो 6th ग्रुप हो गया उसका। सर क्या क्या? जैसे कि अपने पास में क्या था, डी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? थर्ड वाले से स्टार्ट होता है ना, थर्ड 4 5th और 6th, तो अपने पास में 6th ग्रुप हो गया उसका। मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप तो अपने पास में किसको होते हैं? एस ब्लॉक के होते हैं। डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो डी ब्लॉक तो थर्ड से स्टार्ट होता है। सर पीरियड? पीरियड तो हाईएस्ट जो नंबर होगा यहाँ पे, हाईएस्ट नंबर 7 है, तो 7 पीरियड हो गया। ओके सर। ठीक है, सर अगर हम 7s2 की बात करें तो? नहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है वो देखना अपने को, 7s2 ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, सर हमें कैसे पता चला लास्ट कि इलेक्ट्रॉन देखो एस पूरा फिल्ड है, एफ पूरा फिल्ड है, उसके बाद डी पूरा फिल्ड नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। ओके सर। वो आप बाकी एनर्जी पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 + 0 n+ रूल से यहाँ पे 6 + 3 9 हो जाएगा, और सॉरी 6 + 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 2 8 हो जाएगा, है ना? तो उसके हिसाब से एनर्जी के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके सर। हाँ जी, अपने पास में पढ़ना। सर एक बार फर्स्ट एग्जांपल भी बता दो उसकी। इसके फर्स्ट एग्जांपल यस सर। देखो 5s1 में अपने पास में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना? ओके।
5s1 में तो पीरियड पे क्या होगा 5 होगा, ब्लॉक क्या Yes, होगा s हो गया, और फर्स्ट ग्रुप हो गया अपने पास में, पहला इलेक्ट्रॉन आया तो। फिर सर इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप नंबर पे डेफिनेशन में, इट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल। इसमें वैलेंस शेल तो फिफ्थ है, पेनल्टीमेट फोर्थ है, तो सारे टोटल नहीं करेंगे ऐसे पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन? सेल नहीं, टोटल नहीं करने ना। पेनल्टीमेट सेल का मतलब जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे पेनल्टीमेट सेल से आपने देखा था, और कई बार प्री पेनल्टीमेट सेल भी देखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे होगा, है ना, ठीक है ठीक है। तो हिसाब से। हाँ जी आदित्य। सर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? ये वाली मैंने सीखी नहीं है ना, पीएस एस वाली। अच्छा ये आपने नहीं किया यार, नो एक बार सर। ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर का पीरियड लेक्चर होगा, वो देख लेना, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा, ओके सर। ठीक है ना, तो वो क्वांटम नंबर का देख लेना। हाँ जी अर्जुन। सर हाँ जी। सर जो हमें ये ब्लॉक्स में जनरल फार्मूला दिए होते हैं, हाँ जी। इनका क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में? जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो तो अपने को बताता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फील्ड होगा, तो इसलिए वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, मतलब एन की वैल्यूज आप पुट करते जाओ, आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन आता जाएगा। इसलिए दिए होते हैं हमें जनरल फार्मूला। हाँ जी। ओके सर। डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट सेल इसलिए लिखते हैं ना ताकि वो n-1 वाले में आता है, इसलिए उसको डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट सेल लिखते हैं। एफ, एक मिनट, एफ ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला समझाना एक बार, एफ ब्लॉक का एक मिनट समझाते हैं। एफ 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 जैसे कि एफ ब्लॉक था ये था, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है अपने पास में, n-2 एफ में आता है, तो इनको एक बार छोड़ दो, ये तो पूरा फिल्ड रहेंगे एस वाले, तो आप इसको ऐसे लिखो ns2, ठीक है, और n-1, n-1 ये d में आएगा इलेक्ट्रॉन, d 0 से 1 तक, है ना, ये n-1 को ना आप ऐसे कर लेना, ठीक है, ये d 0 से 1, उसके बाद में n-2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, n-2 f में लेके, f में 1 से लेके 14 तक, ये अपने पास जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब अपने पास में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा f ऑर्बिटल में आएगा, वो n-2 में आएगा। हाँ जी दृष्टि। सर D0 से 1 क्यों होता है? d 0 से 1 क्योंकि अपने पास में क्या होता है, थर्ड ग्रुप में ही सारे f ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, है ना, थर्ड ग्रुप में सारे f ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो थर्ड ग्रुप में d1 होता है, वो 0 इसलिए लिखा, कई बार क्या होता है कि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि डी ब्लॉक में देखा था अपनों ने, एस वाले से डी में चला गया था ना। सर क्योंकि D के फर्स्ट ग्रुप में वो F ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। हाँ इसलिए D1 आता है, इसलिए जनरली अपने पास में क्या आएगा, D1 आएगा, पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये भी कई बार ना आगे ट्रांसफर हो जाता है, तो डी में क्या हो जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसलिए 0 to 1 लिखा। सर फिर एक गेन भी तो हो सकता है। गेन कैसे होगा, जैसे कि अपने पास में ये था f का 6 था, है ना, f6 आ रहा है, तो f6 तो स्टेबल नहीं है, अगर वही इलेक्ट्रॉन एक इसमें ट्रांसफर हो जाता है f7 हो जाएगा, तो मतलब बाहर ही जाएगा ना, अंदर थोड़ी ना आएगा। वैसे f8 तो हो सकता है अपने पास में, उसके बाद f8 तो अपने लिख सकते हैं कि d1 था और f8 लिख दो या फिर f7 लिख दो, ओके सर। ठीक है। और उसके बाद में हाँ जी, चैप्टर की डाउट्स है वही कर रहे हैं ना, वैसे तो चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट बता देता हूं मैं। हाँ जी, एस ब्लॉक में हीलियम आएगा, जीनोन का बताते हैं। अब जीनोन का देखो अपने पास में 5d1 है, तो d में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, 5d1 अपने पास में, तो d में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, और 4f12 है, तो f में फुल फिल्ड नहीं है, मतलब f अगर फुल फिल्ड होता फिर d फुल होता, तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, f में आ रहा है, ये अपने को पता चल गया। तो ऑर्बिट 6 हो गया, ये f हो गया, ब्लॉक f ब्लॉक में अपने पास 12, तो f ब्लॉक का तो कोई से भी ले लो, सारे थर्ड ग्रुप भी होते हैं, तो इसलिए थर्ड ग्रुप होगा।
हाँ जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बताता हूँ। और फोर्थ पॉइंट किसका बताना है? ग्रुप नंबर का फोर्थ पॉइंट, ग्रुप नंबर का यही था फोर्थ पॉइंट, है ना। मैजिक नंबर कराते हैं, लिथियम एक्टिनियम कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनियम डी ब्लॉक में आते हैं, जाइफ ब्लॉक, लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं, वो एफ ब्लॉक में आएंगे, उनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, उनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, एस ब्लॉक में हीलियम को गिनते हैं अपने, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा जाए 1s2 आता है तो वो हीलियम उसी में आएगा। प्रॉपर्टीज के हिसाब से अपने उसको पी ब्लॉक में रखते हैं, मतलब एस ब्लॉक में आता है वैसे तो, प्रॉपर्टीज अपने पास इनर्ट गैस की होती है इसलिए इनर्ट गैस के साथ में रखते हैं उसका। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो अभी अपने पास में, और मैजिक नंबर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और मैजिक नंबर देखो। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली अपने पास में, ये अपने पास में जैसे कि सेल था कोई भी, ऑर्बिट था, आप ऐसे मानो कि अपने पास में क्या था, न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसके जो पास वाले होंगे इलेक्ट्रॉन वो उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। तो इस हिसाब से, और तो यहाँ से अपने पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव निकालते हैं अपने, वो होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब कितना रिपल्सन कर रहे हैं, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास में ये होता है, दोबारा बताता हूं, जैसे कि अपने पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। तो जो रिपेल करते हैं वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट फाइंड करने के लिए अपने पास में तीन वैल्यूज होती है, पॉइंट का 35, पॉइंट का 85 और 1। और ओनली हीलियम के केस में पॉइंट का 30 होती है, बाकी सारों की वैल्यू ये होती है। तो वो ओनली हीलियम के केस में, अगर हीलियम आया तब उसका डायरेक्ट याद ही रखो 1.7 होता है, और बाकी सभी के लिए अपने पास पॉइंट का 35, मतलब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आया तब तो पॉइंट का 35 स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अगर n-1 पेनल्टीमेट सेल में आया अपने पास में तब 0.85 होगा, n-2 में आया मतलब प्री पेनल्टीमेट सेल में आया तब अपने पास में कितना होगा, वैल्यू 1 होगी। उसके आगे वालों के लिए भी सारों के लिए 1 होगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या फाइंड करते हैं, जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू अपने पास में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वही अपने को फाइंड करना होता है। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब जैसे आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल अपने पास स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं कर सकते हैं। जैसे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन को पता निकालना ही होता है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तीनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपने को देखनी होती है कि कहां कहां पे, आउटर में है या फिर इनर में है या फिर उससे ज्यादा इनर में है। तो उसके हिसाब से अपने सिग्मा की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास में आंसर आ जाएगा। मैजिक नंबर की बात करें अगर, तो मैजिक नंबर अपने पास में जैसे कि ये होते हैं, ये अपने ग्रुप फाइंड करने के लिए होता है बेसिकली। तो जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में अपने पास देखते हैं कि 2 एलिमेंट्स आते हैं तो उसके साथ 2 फिर 8 8, है ना, ऐसे अपने ऐड करते जाएंगे नंबर्स, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, उनका एटॉमिक नंबर आता जाएगा। एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं इससे अपने। हाँ जी, रेडियस बताते हैं आपको। तो एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए हर किसी एलिमेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लगभग। तो आपको सारे मैजिक नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे कि मैजिक नंबर हाइड्रोजन का 1 अपने को पता है, उसके बाद सारों के एटॉमिक नंबर अपने फाइंड कर सकते हैं मैजिक नंबर के थ्रू, ठीक है। और रेडियस देखते हैं। मेटेलिक रेडियस देखो क्या होती है। मेटेलिक मेटल्स आर, जैसे कि तीनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं क्या होता है। ऐसा कुछ होता है कोवलेंट, मेटेलिक और वान डेर वाल रेडियस में। ये अपने पास में कोवलेंट रेडियस मतलब ओवरलैपिंग होती है एटम्स की, ठीक है। और ये अपने पास में मेटेलिक रेडियस बिल्कुल आपस में टच होते हैं। और ये अपने पास में वान डेर वाल रेडियस मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। हाँ जी, ये नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। तो इनमें यही डिफरेंस होता है कि देखो कोवलेंट रेडियस यहाँ पे, मेटेलिक रेडियस बिल्कुल टच होते हैं। वांडर तो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी, वान डेर वाल रेडियस होगी। फिर बाद में अपने पास मेटेलिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस में क्या होता है, इतना पार्ट कम हो जाता है क्योंकि ये ओवरलैपिंग होता है, वो दोनों का मर्ज हो जाता है, तो इसलिए अपने पास में क्या होता है, पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वान डेर वाल, फिर अपने पास में मेटेलिक रेडियस, एक मिनट, फिर अपने पास में मेटेलिक रेडियस, और फिर अपने पास में कोवलेंट रेडियस। तो ये अपने पास में रेडियस का फॉर्मूला आता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, कर सकते हैं। तो वान डेर वाल रेडियस मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने पास में क्या लगता है, फोर्स लगता है। हाँ जी, टेस्ट आपका यहाँ तक एटॉमिक रेडियस तक।
ये लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी आएगा। यहाँ से आयोनाइजेशन पोटेंशियल से पहले पहले तक, यहाँ तक टेस्ट आपका यहाँ तक आएगा, एटॉमिक रेडियस तक का। ठीक है, यहाँ तक टेस्ट होएगा आपका, तो इसको आप कर लेना। एक मिनट, हाँ जी पढ़ना। सर जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होती है और लेंथेनमेंट कॉन्ट्रैक्शन होती है, हाँ वो जी, ज्यादा कौन से ग्रुप में रहती है? देखो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होती है वो तो मेनली गैलियम पे इफेक्ट डालती है, और जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है वो पूरा डी ब्लॉक पे इफेक्ट आता है उसका। एक बार रिपीट कर दो सर। जैसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसका तो मेनली इफेक्ट किस पे आता है, गैलियम पे आता है। गैलियम का साइज लगभग एल्यूमिनियम की इक्वल हो जाता है, जबकि अपने पास में जो लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पूरा डी ब्लॉक में इफेक्ट रहता है। पूरा डी ब्लॉक का साइज क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लगभग पूरा जो फोर्थ डी ऑर्बिटल होता है, फोर्थ डी और 5D का पूरा लगभग सेम रहता है अपने पास में। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का फोर्थ डी मतलब फिफ्थ पीरियड्स और सिक्स्थ पीरियड का जो अपने पास में एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक्स में, सबका साइज क्या रहता है, सेम रहता है, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप को छोड़ के, क्योंकि थर्ड ग्रुप वाले तो लेंथ नोड से पहले आ चुके थे तो उनका साइज तो इंक्रीज होता है, बाकी सभी का साइज क्या रहता है, लगभग सेम रहता है, वो पूरा इफेक्ट उसमें रहता है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में बात कर रहे हो आप? हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में सेम रहता है साइज? फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ, फोर्थ डी मतलब n-1 में आएगा ना। ठीक है, तो ठीक है फिर, एक मिनट, हाँ जी दीक्षांत। सर लॉदर मेयर्स क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया। क्या क्या क्या? सर जब वो उसने ग्राफ से नहीं क्लासिफाई किए थे लॉदर क्या? मेयर्स ने, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर वो नहीं समझ में आया। वो अपने पास में लोथर करो क्या था कि उसके थ्रू अपने ये बताया था कि कैसे कैसे अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऊपर टॉप में जो एलिमेंट्स आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं, और एटॉमिक मास जिनका कम होता है, मतलब एक तरह से वैल्यू एटॉमिक वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक मास की जो वैल्यू सबसे ज्यादा आती है वो अपने पास में किसकी आती है, एल्कली मेटल्स की आती है। फिर अपने पास में एल्कलाइन मेटल्स की आती है। तो ऐसे वो एक कर्व बनाया था, उन कर्व के थ्रू अपने एक रिजल्ट निकाला कि लगभग जो डाउन द ग्रुप आएंगे, जो कर्व में नीचे की तरफ आ रहे हैं बाद में, वो अपने पास में क्या होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे। उसके टॉप पे आएंगे वो एल्कली मेटल्स होंगे, जो बॉटम पे आएंगे ये एलिमेंट्स होंगे ना। तो उसके हिसाब से वो एक कर्व को बस डिफाइन किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को लेकर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी पढ़ो। सर एल्यूमिनियम और गैलियम में से एल्यूमिनियम का साइज बड़ा नहीं होता गैलियम गैलियम से? नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, 1.25 होता है उसका, 1.25 आपको वैल्यूज भी दिखाई यहाँ पे देखी थी ना आपने। दिखाता हूँ मैं साइज का, वो पड़ा था सर, जैसे मतलब ये 10 1.25 1.25 लगभग सेम रहता है। वो 10 पिकोमीटर का डिफरेंस रहता है, पड़ा था। हाँ मतलब वो कह सकते हैं कि थोड़ा वो स्लाइटली डिफरेंस होता है, पर लगभग सेम रहता है, अपने ऐसे मान के चलो आप। ठीक है, सर फिर ये डिफरेंस जो होता है, मतलब जो गैलियम है उस पे तो वो लेंथ अंडर कॉन्ट्रैक्शन लग रही है। हाँ गैलियम उस पर वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रही है अपने पास में, ट्रांजिशन ठीक है। और इसलिए वो फिर साइज छोटा हो जाता है उसका। फिर नॉर्मल एल्यूमिनियम पे तो नहीं लग रही सर? एल्यूमिनियम पे कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़े ना है, मेनली इसी पे लगती है गैलियम पे। तो वो साइज छोटा हो जाता है। तो अपने पास में क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था साइज इसका, 1.4 के आसपास कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी, पर अपने पास वैल्यू छोटी छोटी होकर 1.25 हो जाती है। नहीं सर, जो गैलियम का मतलब जो शेल नंबर है वो ज्यादा भी तो एल्यूमिनियम से एक है। हाँ फिर सेल मतलब नंबर ज्यादा है, वही तो कह रहा हूँ ना, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण साइज छोटा था। वैसे तो अपने पास इंक्रीज होना चाहिए था अपनी थ्योरी के हिसाब से तो, पर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण साइज छोटा हो जाता है। इसलिए वो आपने डिफाइन किया कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्यों उसमें जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो वो मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं, तो उसका इफेक्ट अपने को पी ब्लॉक में भी देखने को मिलता है, वो होता है गैलियम में। ठीक है, हाँ जी हरजोत सिंह। सर गैलियम का एटॉमिक रेडियस तो जिंक के साथ भी लगभग मैच हो रहा है। किसका? गैलियम का गैलियम का एटॉमिक रेडियस जिंक के साथ भी लगभग मैच हो रहा है। हाँ जिंक, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिपेंड करता है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास में डिक्रीज होता है वैसे तो देखा जाए तो। अपने पास वो यहाँ पे क्या होता है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है। तो वो लास्ट में इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो लगभग इक्वल आ गया वो तो।
सर वो ट्रांजिशन कंट्रैक्शन होती है, हाँ जी, उसका इफेक्ट किस किस पर पड़ता है? वो मेनली गैलियम पे ही पड़ता है और किसी पे नहीं पड़ता इतना। और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन? लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन का सब पे, मतलब यहाँ से लेके जर्कोनियम से लेके इनके पे सब पे पड़ता है लेंथनोइड का। इनका साइज लगभग इक्वल आता है। ठीक है, जो रेड वाला मैं ऐसे शो कर रहा हूँ आपको वो सभी पे पड़ता है, बस इन दो को छोड़ के। ठीक है, हाँ जी दृष्टि। सर एक बार ये लेंथेनाइड रिपीट कर दो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अपने पास में किसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण अपने पास में क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं, है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण उसका साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। तो एक टाइम पे ऐसे आता है कि वो इफेक्ट अपने को आगे कंटिन्यूस देखने को मिलता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, वो भी साइज मतलब इंक्रीज होता है, पर अपने पास में देखो एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स आए थे, एफ ब्लॉक में नीचे यहाँ तक एलिमेंट्स आए थे, उनका साइज छोटा हो गया था, तो वहां से जब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो लगभग ऊपर वाले एलिमेंट्स के क्या होगा, सेम रहेगा, इसलिए वो इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, सर एक बार ट्रांजिशन वाला भी समझा दो। ट्रांजिशन में वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है 0.15 की वैल्यू से, मतलब बहुत कम इंक्रीज होता है, तो वो इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो इफेक्ट मतलब एक ही एलिमेंट्स को देखने को मिलता है, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इफेक्ट सारा पूरा पीरियड्स में देखने को मिलता है, मतलब पूरा पीरियड में लगभग। यहाँ पे अपने पास में एक ही एलिमेंट को देखने को मिलता है, वो भी गैलियम पे, क्योंकि 0.15 से इंक्रीज होती है वैल्यूज, तो गैलियम का साइज लगभग एल्यूमिनियम के इक्वल होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता था वो साइज छोटा हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, जो एटम्स होंगे। सर जेड इफेक्टिव पॉइंट इंक्रीज 0.15 से इंक्रीज हो रहा है, तो हाँ मतलब जी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। देखो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो वो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास पास में आएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके सर। सर मतलब जो एटॉमिक साइज है वो बहुत कम इंक्रीज होगा और हाँ डिक्रीज जी, हाँ बहुत कम डिक्रीज होगा, कांस्टेंट से रहेगा, हाँ लगभग, तो जैसे जिससे कि वो एल्यूमिनियम और गैलियम से। हाँ गैलियम का लगभग सेम रहेगा, बाकी और किसी तो फिर इफेक्ट नहीं इंडियम आता। पे क्यों नहीं शो हुआ? हाँ जी, इंडियम पे क्यों नहीं हुआ? इंडियम पे वो अपने पास हुआ है ना कि उनका इफेक्ट वहां पे वो आ जाता है, लेंथनोइड्स वगैरह, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट शो नहीं होता जितना होना चाहिए था, पर यहाँ पे ज्यादा शो होता है गैलियम तक का, क्योंकि गैलियम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, वो इतना भी इंक्रीज नहीं होने देते, तो वो लगभग अपने लगता है कि हाँ लगभग इक्वल आगे। इंडियम का साइज ज्यादा इंक्रीज होता है, तो ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से ना वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, पर उतना डिक्रीज नहीं हुआ, तो वो इफेक्ट इतना ज्यादा वहां पे शो नहीं होता, ओनली गैलियम पे ही होता है। ओके सर। हाँ जी, एक मिनट, बॉन्ड ऑर्डर अपने पास में बॉन्ड लेंथ वगैरह इनके हिसाब से देख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ना वैसे अपने केमिकल बॉन्डिंग में करें तो ज्यादा बेटर आ जाएगा आपको बॉन्ड ऑर्डर का वहां पे। वैसे इतना ध्यान रखो कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा अपने पास में, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, और बॉन्ड लेंथ इतनी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, तो जितनी ज्यादा लेंथ अपने को पता है तो उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर अपने बता सकते हैं किसका ज्यादा और किसका कम होगा। क्या अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की सर एल्यूमिनियम और गैलियम का बिल्कुल सेम कहेंगे आप? हाँ जी लगभग सेम कहेंगे अपने पास में, अप्रोक्स लगभग सेम, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं पर अप्रोक्स सेम अपने पास में। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसकी वैल्यू तो जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट और जेड इफेक्टिव अपने पास हो अप्रोक्स अपने पास सेम कहेंगे, और जेड इफेक्टिव हाँ ठीक है। तो हाँ जी पढ़ना। सर एटॉमिक रेडियस के जस्ट ऊपर वाले टॉपिक पे है ना? एटॉमिक रेडियस के जस्ट ऊपर वाला टॉपिक, हाँ जी यहाँ पे यहीं पे सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है एलिमेंट कैंडियम टाइटेनियम, इसमें कॉपर का जेड इफेक्टिव कम है जिंक से, ठीक है? हाँ जी, तो जेड इफेक्टिव कम है सर, इसका मतलब साइज बड़ा होना चाहिए ना जिंक से? साइज बढ़ता है ना, साइज बढ़ता है। नहीं, कॉपर का साइज बड़ा होना चाहिए ना जिंक से? जिंक से बड़ा होना जरूर नहीं है, मतलब वो तो डिपेंड करता है, क्यों सर? मतलब वैल्यूज अपने पास में जैसे कि कम ज्यादा देखो वैल्यूज अपने पास में जैसे कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू आई, लेकिन वो इफेक्ट भी डिपेंड करता है कि देखो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, सारी चीजों पे डिपेंड करता है इफेक्ट अपने पास में। अब जिंक है, जिंक क्या करता है जनरली से किसी से रिएक्ट नहीं करता, एक तरह से मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसका,
तो वो एक तरह से सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम का अपने अगर फाइंड करेंगे, जैसे कि वही आपको बताया था कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एक सिंगल एटम्स की फॉर्म में रहते हैं, नियॉन वगैरह, तो वहां पे उनका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा आता है, क्योंकि अपने पास नॉर्मली कोवलेंट रेडियस फाइंड करते हैं, वो ओवरलैपिंग की वजह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग कोई नहीं हो रही, तो इसलिए अपने पास उसका साइज नॉर्मली वैसे ही बड़ा आता है। तो वो सारे इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है, एक जेड इफेक्टिव की वजह से अपने साइज का डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। फिर सर ऐसे कैसे पता लगेगा, मतलब यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ गई है। हाँ जी, वो तो वही ना, इसलिए कहा था कि जो अपने अपने पास में इनऑर्गेनिक होती है उसमें एक्सेप्शंस ज्यादा आती है, क्योंकि थ्योरी अपने क्या होता है कि 90% तक प्रूव होती है, कई बार थ्योरी प्रूव नहीं होती, तो इसलिए वो एक्सेप्शंस है अपने पास में। तो इसलिए वो कहते हैं कि बीच बीच में अपने पास में हर चीज को इफेक्ट कंसीडर करके अपने नहीं फाइंड कर सकते, एक ट्रेंड बनाते हैं कि हाँ लगभग जेड इफेक्टिव से आ रहा है, तो लगभग बाकी वैल्यूज तो आ रही है, बस एक का डिफरेंस है, एक दो का डिफरेंस है, तो उन वैल्यूज को अपने याद करके चलेंगे। फिर भी सर इतना यहाँ पे डिफरेंस क्यों आता है कि यहाँ पे कॉपर का साइज तो 1.17 होता है और जिंक का साइज 1.25 होता देखो है। आप अपने पास में देखो, ऐसे होता है कि जिंक का क्या होगा, जिंक जो एलिमेंट होगा वो एक मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल होता है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो उसका क्या होता है साइज जल्दी रिएक्ट नहीं करता। कॉपर अपने पास में रिएक्ट करता है, तो कॉपर का तो कोवलेंट रेडियस अपने फाइंड करेंगे, वो ओवरलैपिंग की वजह से आएगा, जबकि जिंक की रेडियस अपने नॉर्मली एक एटम की फाइंड कर सकते हैं, तो एक एटम की जब फाइंड करेंगे वो रेडियस ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग में तो रेडियस थोड़ी सी कम हो जाती है ना, तो वहां पे रेडियस ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, तो इसलिए वो अपने पास में क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है उसका। सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे, जो कॉपर और जिंक में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रही है ना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की तो इफेक्ट डालेगी। नहीं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो वो तो जेड इफेक्टिव से लगा रहे थे ना, जेड इफेक्टिव को तो आपने देख लिया कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है अपने पास में। नहीं वैसे मतलब सर यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा इफेक्ट डालेगी यहाँ पे। नहीं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इस पे इफेक्ट नहीं डालेगी, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट डालते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट, क्योंकि ये तो आप खुद ही ट्रांजिशन है, तो इनका इफेक्ट जाता है पी ब्लॉक वाले पे। पी ब्लॉक में अपने पास में ओनली गैलियम पे, जैसे लेंथेनॉइड्स है, उनका लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, खुद में वो नहीं होता इफेक्ट, वो इफेक्ट आता है डी ब्लॉक में, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें जो इफेक्ट लगता है ना, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट। हाँ जी, उसके बाद में पूछता हूँ सर, एक मिनट। हाँ जी, ट्विंकल भावना, एक बार आपका पूरा नाम बता दो एक बार, मतलब बोल के, अनम्यूट कर दिया मैंने। हेलो। हाँ जी, ट्विंकल भावना। हाँ जी, ट्विंकल भावना, वॉइस आ रही है सभी को? ट्विंकल भावना, जिस किसी बच्चे का नाम, वो एक बार अपना फुल नेम मेरे को सेंड कर दो, ताकि वो अटेंडेंस लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अगर दो बच्चे हैं तो वहां पे दोनों बच्चे अपने अपना नाम फुल नेम बता दो एक बार। और एक गगनदीप कौर, आप भी अपना मतलब जो भी आपने पोटेंशिया में नाम लिखा है वो अपने बता देना। हाँ जी, वॉइस आ रही है, ट्विंकल भावना और गगनदीप कौर। यही नेम है आपका? हाँ जी, ट्विंकल भावना, भावना आप मतलब सिस्टर्स वगैरह कोई हो तो मतलब वैसे पूरा फुल नेम बता दो मेरे को। गगनदीप कौर का यही नेम है।
आप गगनदीप कौर, आप कहाँ से हो, मतलब एड्रेस बताना, मतलब मेरे को सेंड कर दो व्हाट्सएप इस पे मैसेज करके। ठीक है। ठीक है। और ट्विंकल भावना आप कहाँ से हो, मतलब लोकेशन, मतलब आपका कहाँ से हो? ठीक है। हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देता हूँ मैं अपना, 1 मिनट। अच्छा, ट्विंकल अलग से है? हाँ जी, आप सेम ही हो, ट्विंकल और ट्विंकल भावना? हाँ जी, ट्विंकल और ट्विंकल भावना नहीं, सेम नहीं हो। तो फिर जो ट्विंकल भावना है वो बताओ कौन है? अच्छा ठीक है। और जो ट्विंकल है बच्चा, उसका नाम मतलब वो कहाँ से है, जो ओनली ट्विंकल है? वो भी रामपुरा से है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, जो मैं करवा रहा हूँ उसमें एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, मतलब एक एक टॉपिक आपका कवर होगा, उस चीज की आप टेंशन मत लो। मतलब जो भी अपना जेई में आएगा और जो 11th क्लास में आता है वो सब एक एक टॉपिक क्लियर होगा, उसका कभी टेंशन मत लेना। ठीक है। हाँ जी तो हाँ जी, और हाँ जी एनसीईआरटी देखो, जो पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी वो एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आपको पहले से एक बार बताता हूँ, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कंपलसरी है, मतलब इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी अपना चैप्टर चलता है तो एक बार आप हो सके तो एनसीईआरटी से साथ साथ रीड करना। मैं इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के लिए आपको ऐसे बोलूंगा कि कम से कम 5 से 7 8 बार। ओके। हाँ जी, जो ट्विंकल भावना है वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर देना एक बार। हाँ जी, जो ट्विंकल भावना बच्चे थे, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर देना अपना। व्हाट्सअप ये इसे मैसेज कर दो मेरे को। हाँ जी, एक्सरसाइज भी कर लेना। और ट्विंकल का करनी, वो एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, तो एनसीईआरटी मतलब करने से बहुत फायदा होगा। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी कंपलसरी है, ऑर्गेनिक में भी कंपलसरी है, फिजिकल में आपकी इच्छा होती है मतलब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिजिकल में अपने फॉर्मूले कैलकुलेशन होती है।
लेकिन थ्योरी का पार्ट होता ना, जो कि क्योंकि जो भी एग्जाम एनटीए करवाती है अपना कंडक्ट, जेई वगैरह, या फिर जो 11th में आता है, वो सारा एनसीईआरटी में से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता। तो अपने थ्योरी वही कंसीडर करके चलेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, और जैसे ही गिवन है वैसे ही कंसीडर करके चलेंगे। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन जो वैल्यूज वहीं पे गिवन है वही वैल्यूज अपने को याद में रखनी है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को प्रॉपरली फॉलो करना। तो एक बार हो सके तो एनसीईआरटी भी रीड कर लेना इस चैप्टर की, और एटॉमिक रेडियस तक। फिर बाद में अपने परसों आपका टेस्ट है, तो उसकी टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो। तो अच्छा, तो मैं अपना नंबर आपको सभी को सेंड कर रहा हूं, तो उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मेरा नंबर मैं वैसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 7307750897। तो इस पे आप मेरे को मैसेज कर देना कभी भी, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिख लिया ना सभी, 7307750897। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए, अच्छे से टेस्ट देना। दृष्टि, हाँ जी 1 मिनट, हाँ जी दृष्टि बोलो। सर एक बार बॉन्ड ऑर्डर दोबारा बता दो। देखो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास में क्या होता है, उसका ना वैसे फाइंड कैसे करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, वो तो अपने पास केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। अभी आप ये देखो कि बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या, मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ना, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास में ऐसा कुछ था, मान लो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेता हूं मैं, ये कार्बन था, ये कार्बन था, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर वही कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया, तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्ट आपके पास में, तो वो उनकी लेंथ क्या होती है बीच की, वो छोटी होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है अपने पास में। ठीक है, ओके सर। सर एंड एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशन है इसका? एटॉमिक साइज के साथ में मतलब आप ऐसे बता सकते हो, जो रेडियस होती है बीच की, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। मतलब जो 2 एटम्स थे, 2 एटम्स के बीच में जो मतलब आपस में जो डिस्टेंस होगी, अब उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर। इसलिए वो साइज जितना बड़ा अगर होगा, या फिर जितना वंडरवॉल रेडियस आएगी, या फिर कोवेलेंट रेडियस आएगी, तो उसके हिसाब से अपने बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा किसका कम। ओके सर। सर ये 730, ये तो मेरा नंबर है, मेरा खुद का, वो बच्चों के लिए सेंड किया था। ठीक है, तो जो भी बच्चे अपने पास में जिसको पीडीएफ नहीं मिली अभी तक, या ग्रुप में जो ऐड नहीं है, मतलब अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे कोई ऐड नहीं है, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा और पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे नंबर सभी को मिल गए, 7307750897। ठीक है, ये मेरे नंबर है। ओके बाय।